क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि अकाउंट जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्दों का मीनिंग आसान भाषा में हम समझेंगे, और जब ये शब्द समझ में आ जाएंगे उसके बाद ही आगे का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अकाउंट्स में आगे हमारे यूज़ होगा, ये शब्द आपके लिए नए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इनको समझ लें और नोट करें इनका मीनिंग। पहला शब्द है संपत्तियाँ या फिर एसेट्स। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। एसेट्स या संपत्तियों को हम क्या बोलते हैं? हमारे बिजनेस में जो भी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, चाहे वो कैश है या बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, या हमारे पास मशीन है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास ज़मीन है, कुछ भी है, ये सभी हमारी संपत्तियाँ कहलाती हैं। ये संपत्तियों के भी कई एक प्रकार हमारे अकाउंट्स में दिए जाते हैं। पहला प्रकार यहाँ पर हमारे को दिया गया, जिसको हम बोलते हैं स्थायी संपत्तियाँ या फिक्स एसेट्स। स्थायी संपत्तियाँ क्या होती हैं? जो व्यवसाय को चलाने के लिए खरीदी जाती हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती। जैसे हमारे पास भूमि हो गई, ज़मीन हो गई, मतलब लैंड हो गई, भवन हो गया, बिल्डिंग हो गई, मोटर हो गई, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समय बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रहेंगी, तो इन्हें हम स्थायी संपत्तियाँ फिक्स एसेट्स बोलते हैं। सेकंड टाइप की एसेट्स हमारी हैं जिनको हम बोलते हैं परिवर्तनशील संपत्तियाँ या फिर फ्लोटिंग एसेट, जिन्हें कि हम तुरंत कैश में बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हमने कहीं पर पैसा लगाया हुआ है, वो हम पैसा निकाल सकते हैं। या हमारे पास सामान पड़ा हुआ है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, सामान पड़ा हुआ है जिसको बेच करके हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे फ्लोटिंग एसेट्स बोलते हैं। थर्ड टाइप की जो हमारी एसेट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स या बनावटी संपत्तियाँ। वो ऐसी एसेट्स होती हैं जो वास्तव में संपत्तियाँ होती नहीं, परंतु उनको संपत्ति वाली साइड में दिखाया जाता है, जिसमें प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं कि कंपनी जब शुरू हुई थी उस टाइम पर कुछ खर्चे हमने किए थे। ये खर्चे होते हैं परंतु एसेट साइड पर दिखाते हैं। ठीक है। प्रमोशन एक्सपेंसेस, व्यापार को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए कुछ खर्चे किए गए थे, ये भी खर्चे थे परंतु फिर भी इनको एसेट मानते हैं। तो ये बनावटी संपत्तियाँ होती हैं। डी पार्ट हमारा क्षयशील संपत्तियाँ या फिर वेस्टिंग एसेट्स। क्षयशील संपत्तियाँ या वेस्ट, क्षय होना होता है समाप्त होना, वेस्ट होना आप जानते हैं। तो ये वो एसेट्स होती हैं जिनका कि मूल्य जैसे जैसे समय बीतता है इनका प्राइस जो है वो कम होता चलता है, मूल्य कम होता चलता है। जैसे हमारे पास खान है, लीज पर हैं, एकाधिकार हैं इत्यादि। मतलब जैसे मान लो ज़मीन में माइंस होती हैं, खान होती हैं, मान लो कोयला निकालने की जो खान है, तो उसमें जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे चलते जाते हैं और गहराई में जो कोयला हमें मिलेगा, तो जितना हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना उसको निकालने का खर्चा बढ़ता जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे उस खान की कीमत जो है वो कम हो जाती है। ई पार्ट हमारा है मूर्त संपत्तियाँ या टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स या मूर्त संपत्तियों ने कहा जाता है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। जैसे हमारे पास कैश है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, हमारे पास मशीन है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास लैंड है। नेक्स्ट है अमूर्त संपत्तियाँ या इनटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता। जैसे गुडविल, जिसे ख्याति कहा जाता है, हमारे बिजनेस का बहुत मान सम्मान है हमारा, तो इसे गुडविल कहा जाता है। एकस या फिर पेटेंट्स, हमने कोई एक नई वस्तु निकाली जिसका कोई ख़ास नाम रखा है, पेटेंट अधिकार हमारे पास आ गया। ट्रेडमार्क है, हमारा व्यापार का कोई ख़ास चिन्ह है जो बहुत मशहूर है। तो ये ऐसी संपत्तियां हैं जिसे हम देख छू नहीं सकते। सेकंड पॉइंट हमारा आएगा दायित्व या फिर लाइबिलिटीज। अब दायित्व क्या चीज़ होती है? जो पैसा हमने किसी का देना होता है, ठीक है, चाहे हमने उधार लिया है, चाहे किसी भी तरीके से हमने जो पेमेंट किसी की करनी है, जो दिया नहीं है, उसे हम दायित्व बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इसमें आते हैं क्रेडिटर्स, जिनको वो व्यक्ति जिनका हमने पैसा देना है, बैंक से हमने पैसा लिया है, हमने पैसा देना है, मालिकों का पैसा देना है, तो जो भी पैसा देना है वो सभी लाइबिलिटीज़ में आता है। अब इसमें भी ये लाइबिलिटीज़ हमारी जो है, दायित्व हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होती है फिक्स लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं स्थायी दायित्व। अब स्थायी दायित्व क्या होता है? जो बहुत लंबे समय के बाद हमने किसी को पैसा देना है, वो हमारी स्थायी दायित्व होता है। लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हमने 10 साल के लिए उधार ले लिया बैंक से। उसके बाद दूसरे प्रकार की आती है जिसको हम बोलते हैं चालू दायित्व या करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जिसका हमने तुरंत भुगतान करना है, अभी हमने पैसा लौटाना है। बैंक से उधार लिया था, लेना है, वापस देना है। दुकानदार से हम उधार खरीद के लाए थे, उसको हमने देना है, इत्यादि। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पूंजी। अब पूंजी क्या चीज़ होती है? वो सामान या फिर वो पैसा जिससे कि एक व्यापारी ने, बिजनेस के मालिक ने व्यापार शुरू किया था,
जिस पैसे से या जिस सामान से व्यापार शुरू किया जाए उसको पूंजी या फिर कैपिटल कहा जाता है। ये पूंजी या कैपिटल जो है ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला हमारा आता है फिक्स्ड कैपिटल या फिर स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी या फिक्स कैपिटल क्या होता है? जिससे हमने स्थायी संपत्तियों को खरीदा। स्थायी संपत्तियाँ मतलब हमने ज़मीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह खरीद लिया। तो ऐसी चीज़ें बहुत लंबे समय तक जो चलेगा व्यापार में, मशीनें हमने खरीदी, उन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। चल पूंजी या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? जिससे हमने ऐसी चीज़ खरीदी जो लगातार चलती रहेगी या चेंज होती रहती है। थर्ड हमारी आती है कार्यशील पूंजी या फिर वर्किंग कैपिटल। अभी कार्यशील पूंजी क्या चीज़ होती है ये हम समझेंगे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इतना समझो कि मान लो हमने किसी के 5 रुपये देने हैं और हमारे पास जेब में 10 रुपये पड़े हुए हैं। आपके पास 10 रुपीज़ है, उनमें से 5 रुपीज़ आपने किसी के पे करने हैं, देने हैं। तो इसका मतलब है इन 10 रुपीज़ में अगर आप 5 रुपीज़ किसी के दे दोगे तो उसके बाद 5 रुपये आपके पास फिर बच जाएंगे, जिससे कि आप अपना रोज़ का काम चला लोगे। तो काम चलाने को हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी या फिर वर्किंग कैपिटल। फोर्थ पॉइंट हमारा है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस या फिर व्यय। अब एक्सपेंस या फिर व्यय क्या चीज़ होती है? लाभ कमाने के लिए हमने कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, तो उन वस्तुओं के ऊपर जो खर्चा हमने किया, किसी चीज़ को खरीदने का या किसी चीज़ को बनाने का, वो हमारा व्यय या फिर एक्सपेंस कहलाता है। जैसे हमने अगर चीज़ बनाई अपनी फैक्ट्री में कोई, तो उस चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स आई है, हमने मज़दूर जो थे उनको वेजेस पे की, ऑफिस वालों को तनख्वाह सैलरी पे कर दी, बेचने वाले को कमीशन दिया, गाड़ी का किराया दिया, दुकान का किराया दिया, वस्तु को बेचने के लिए बाज़ार में ले गए उसका खर्चा दिया। ये सभी कुछ हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट हमारी है आय या फिर इनकम। इनकम क्या चीज़ होती है? जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास चीज़ें हमने जो थी 20,000 रुपीज़ की गुड्स हमारे पास थी, ठीक है, और ये 20,000 रुपीज़ की गुड्स को हमने 28,000 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। 20,000 रुपीज़ की चीज़ें गुड्स खरीदी थी और 28,000 में बेची, 8,000 ज़्यादा में बेची, तो ये कहलाती है आय या फिर इनकम। इसमें अगला पॉइंट हमारा है अब खर्चा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमने जो पेमेंट की, जो पैसा दिया, वो हमारा खर्च या फिर एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा खर्चा जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूंजीगत खर्चा, बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स को खरीदने के लिए, स्थायी संपत्ति जो बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, उनको खरीदने के लिए जो खर्चा किया उसे हम बोलते हैं पूंजीगत खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने ज़मीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदी है, तो इस बड़े अमाउंट के खर्चे को हम बोलेंगे पूंजीगत या कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो थोड़े थोड़े अमाउंट का खर्चा हमने किया, हमने तनख्वाह दी है, हमने किराया दिया, हमने कमीशन दी, हमने दिहाड़ी दी, हमने गाड़ी का किराया दिया, तो थोड़े थोड़े अमाउंट के जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं आयगत खर्चे या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद 7वां पॉइंट हमारा आ सकता है आगम या फिर रेवेन्यू क्या चीज़ होती है? आगम या फिर रेवेन्यू वो चीज़ होती है जिससे हमारी पूंजी बढ़ जाए। बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा है, कोई भी ऐसा काम जिससे हमारा 1 लाख रुपये से बढ़ जाता है वो आगम कहलाता है। मान लो हमें हमारी दुकान के ऊपर हमें किराया मिला, रेंट मिला, ठीक है, तो रेंट जो है किराया मिलने से हमारे पास पैसे बढ़ गए, हमें लाभ मिला उससे हमारे पैसे बढ़ गए, ब्याज हमको इंटरेस्ट मिला उससे हमारे पैसे बढ़ गए। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होगा, वो हमारा है देनदार या फिर डेटर्स। बहुत ध्यान से समझें इसको। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है। मान लो हमारी दुकान है और हमारी दुकान पे एक आदमी आया सामान को ख़रीदने के लिए और उसने उधार पर सामान ख़रीदा, ठीक है। अगर वो उधार पर सामान खरीदता है इसका मतलब उसने हमारे को पैसा देना है या हमने उससे पैसा लेना है, तो वो व्यक्ति हमारा डेटर कहलाता है, देनदार कहलाता है। तो डेटर वो व्यक्ति है जिससे उन्हें पैसा लेना होता है। अब दूसरा आता है लेनदार, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। अब क्रेडिटर बिल्कुल इसका उल्टा होता है। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसका हमने पैसा देना होता है, ठीक है। तो हमने जिसका पैसा देना है, मान लो हम बाज़ार गए और या दूर गए कहीं और वहाँ से हम सामान ख़रीद के लाए और अपनी दुकान में हमने सामान बेचा, पर जिस दुकानदार से हम सामान ख़रीद के लाए थे उसको हमने बोला भी अगले हफ्ते हम आएंगे तब हम और सामान ले जाएंगे और आपकी पिछले वाले पैसा दे जाएंगे। तो हम सामान उधार खरीद के लाए थे, उसको जो पैसा देना था वो क्या हो गया? क्रेडिटर।
उसको हमने पैसे देने हैं तो वो हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है माल या फिर गुड्स। गुड्स क्या चीज़ होती हैं? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो हम व्यापार में इसलिए खरीदते हैं, हम उनको बेचेंगे और बेच करके लाभ कमाएंगे, जिन्हें हम खरीदते और बेचते हैं। 11वां पॉइंट है लागत या फिर कॉस्ट। किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा हमने दिया वो लागत या कॉस्ट कहलाती है। अगला पॉइंट है वृद्धि, प्राप्ति या फिर गेन। गेन का मतलब है लाभ। जो 50,000 की चीज़ अगर हमने 70,000 में बेच दी है तो 20,000 रुपये का लाभ हुआ हमारे को, ये गेन कहलाता है। अगला जो शब्द है जो बार बार यूज़ होगा हमारा, वो है हमारा स्कंद या फिर स्टॉक। ठीक है, अब स्कंद या फिर स्टॉक क्या रहती है, क्या चीज़ होती है? जो साल के आखिर में हमारे पास सामान बच गया वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, साल के आखिर में जो बचा, क्योंकि साल बंद हो गया हमारा, साल ख़त्म हो गया, तब जो बचा उसको हमने बोला क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और साल के शुरू में जो सामान बचा हुआ था उसको हमने बोल दिया ओपनिंग स्टॉक। साल जब ओपन हुआ, शुरू हुआ तो ओपनिंग स्टॉक, साल जब बंद हो गया, ख़त्म हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक। एक और वर्ड यूज़ होता है लाइव स्टॉक, जीवित स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक क्या चीज़ होती है? हमारे पास सामान पड़ा है परंतु वो जीवित है। जैसे हमारे पास पशु हैं, गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, बैल है, मान लो पोल्ट्री फार्म वगैरह है हमारा। ठीक है, तो जो भी जीवित चीज़ें हमारे व्यापार में होती हैं उनको हम बोलते हैं जीवित स्टॉक या लाइव स्टॉक। लाइव बना लिविंग से। ठीक है, उसके बाद अगला है मृत स्टॉक या फिर डेड स्टॉक। मृत मतलब जो जीवित नहीं होता। जैसे हमारे पास ज़मीन है, बिल्डिंग है, मशीन है, पैसा है। इसके अलावा रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल का रहती है, क्या चीज़ होता है रॉ मटेरियल? मान लो हमारे कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो हम रुई खरीद के लाते हैं, उससे हम कपड़े बनाएंगे। तो जो हम रुई खरीद के लाए वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, जिससे हमने चीज़ बनानी है। अगला हो गया चालू कार्य, जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स। इसको अर्ध निर्मित माल भी बोला जाता है, आधा बना हुआ सामान। ठीक है, इसका मतलब है हमने क्या किया, रुई से आज धागे बनाए, जब कपड़े बनाना था तब तक छुट्टी हो गई वर्कर्स को, तो अभी काम रोक दिया हमने। अब कल वर्कर आएंगे तो धागों से फिर कपड़े बनाएंगे, उसके बाद प्रिंटिंग होगी। तो अभी जो धागे बन गए, ना वो रुई रही और ना ही वो तैयार कपड़ा हुआ, बल्कि आधा बना हुआ सामान हो गया, तो उसे चालू कार्य वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स बोला जाता है, अर्ध निर्मित माल। उसके बाद है पूर्ण निर्मित माल या फिनिश्ड गुड्स। जब कपड़ा पूरा बन के तैयार हो गया, प्रिंटिंग हो गई, पैक हो गया पूरा, तो उसे फिनिश्ड गुड्स या पूर्ण निर्मित माल कहा जाता है। उसके बाद में एक और वर्ड यूज़ होता है क्रय, परचेज। इसके बारे में हम जानते हैं, जो भी कुछ हम खरीदते हैं उसको परचेज कहा जाता है। खरीदना जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक हो सकता है कैश परचेज, नकद क्रय, हम दुकान पे गए, हमने पैसा दिया और सामान हमने खरीद लिया। एक होता है क्रेडिट परचेज, उधार क्रय, हम दुकान पे गए और हमने सामान खरीदा और हमने बोला भाई हम जो पैसा है अगले हफ्ते आपको दे देंगे, तो हमने उधार पर सामान खरीदा, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। एक और वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। परचेज रिटर्न क्या चीज़ होती है कि हमने दुकानदार से 10,000 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, उसमें से घर आके देखा तो भाई 2,000 रुपये का सामान ख़राब था, तो अगले दिन हम गए और वो सामान हमने वापस कर दिया। कौन सा सामान वापस कर दिया? ख़रीदा हुआ सामान वापस कर दिया, परचेज़ किए हुआ सामान वापस कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद अगला आता है सेल। सेल होता है विक्रय, विक्रय का मतलब बेचना। तो सामान जो बेचा जाता है वो भी दो टाइप का हो सकता है। एक ग्राहक हमारे पास आया, उसने हमको कैश दिया और हमने उसको चीज़ें दे दी, इसको हमने बोल दिया कैश सेल। एक ग्राहक हमारे पास आया, सामान उसको हमने दे दिया, उसने बोला पैसा मैं अगले महीने दे दूंगा, तो ये उधार सेल हो गई, क्रेडिट सेल हम उसको बोलते हैं। तो सेल रिटर्न क्या होता है? बिल्कुल परचेज रिटर्न का उल्टा, कि जब हमने सेल किया, ग्राहक को सामान दे दिया, ग्राहक ने घर जाके देखा भाई 10,000 का सामान था, उसमें से 2,000 का तो सामान ख़राब है। अगले दिन वो हमारे पास आ गया, उसने 2,000 का सामान हमको वापस कर दिया। तो वापस सेल किया हुआ सामान, विक्रय हुआ किया हुआ सामान जब वापस आ जाए तो उसे परचेज या सेल रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस करना। अगला वर्ड है हानि, लॉस, आप जानते हैं। प्रॉफिट हमारे पास जो है, अगला लाभ भी हम जानते हैं, पर ये लाभ यहाँ पर हमारे 3 टाइप का होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं अगला वर्ड जो हमारा होता है ड्राइंग्स या आहरण। इसका मतलब ध्यान से समझो। मालिक जब अपने घर के इस्तेमाल के लिए व्यापार में से, दुकान में से कुछ पैसा या कुछ सामान ले जाता है, मालिक दुकान में से अपने घर के इस्तेमाल के लिए कुछ पैसा या सामान निकाल के ले जाता है, तो उसको हिंदी में आहरण या इंग्लिश में ड्राइंग्स बोला जाता है।
19th पॉइंट हमारा जो है वो है डूबत ऋण या बैड डेट। डेट शब्द जो प्रयोग किया जाता है ऋण, अगर मान लो हमने ग्राहक को 10,000 रुपये का सामान बेचा, ठीक है, तो ऋण या डेट का मतलब होता है उधार, ठीक है। अगर हमने 10,000 रुपये का सामान बेचा और हमें बाद में मालूम चला भाई ये ग्राहक हमको पैसा नहीं देगा, तो इसका मतलब हमारा पैसा डूब गया, वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो ये जो डेट था वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, बुरा साबित हुआ, तो हमने इस डेट को क्या बोला, बैड डेट या फिर डूबत ऋण, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा सक्षम या फिर सॉल्वेंट। जब एक व्यक्ति अपने सारे लोगों के ऋणों को चुकाने में सक्षम है, हमने जितने लोगों से उधार लिया था हम उन लोगों का पैसा वापस कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी पैसा है, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट या फिर सक्षम। अब इंसॉल्वेंट या दिवालिया का क्या मतलब होता है, हमने जिन लोगों से उधार सामान खरीदा था हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उन लोगों का पैसा लौटा पाएँ, तो फिर ऐसी स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहा जाता है, बैंकरप्ट कहा जाता है, दिवालिया कहा जाता है। जैसे कि हम शहर गए और वहाँ से हम सामान खरीद के लाए, तो 1 लाख रुपए का सामान हम खरीद के लाए, हमने बोला भाई पैसा दे देंगे, आगे हमने अपनी दुकान में और लोगों को उधार सामान बेचा तो उन्होंने भी हमको पैसा नहीं दिया। अब जिनसे हमने सामान खरीदा था वो हमसे पैसा मांग रहे हैं, भाई पैसा दो। हम बोलते हैं भाई पीछे से ग्राहक हमको पैसा नहीं दे रहे तो कहाँ से देंगे, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट वाले बोलते हैं पैसा दो, तो हमने बोला भाई हमारे पास सामान नहीं है, पैसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट ये आदेश देता है कि भाई इस व्यक्ति के सारा सामान जो है उसे बेच दो और बेच करके जो भी पैसा आएगा वो उन दुकानदारों का लौटाओ जिनसे इसने सामान खरीदा था। तो जब हमारी पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है तो उसे दिवालिया होना या इंसॉल्वेंसी कहा जाता है।